ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एविडेंस एक्ट के तहत जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के संदर्भ में जो रूल्स हैं चैप्टर 5 में सेक्शन 761 से लेकर 90 कैपिटल ए में उसके दूसरे भाग अर्थात सेक्शन 74 से लेकर के 78 जो बेसिकली डील करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स यानी लोक दस्तावेज से संबंधित जो साक्ष्य हैं दिए जाने हैं वो किस प्रकार दिए जाएंगे और कौन से दस्तावेज लोक दस्तावेज आएंगे और कौन से निजी दस्तावेज यानी प्राइवेट दस्तावेज की कैटेगरी में आएंगे। तो इससे संबंधित प्रावधान सेक्शन 74 से लेकर के 78 इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 5 जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड है उसमें दिए गए। अब पहले पार्ट में हमने जो चर्चा की वो ये चर्चा की कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उसमें कंटेंट में क्या क्या होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी एविडेंस होगा और प्राइमरी एविडेंस होगा। जनरली प्राइमरी एविडेंस ही दिया जाना चाहिए और अगर प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो सेक्शन 65 के तहत सेकेंडरी एविडेंस भी ग्राह्य हो जाएगा। इसके संदर्भ में प्राइमरी एविडेंस को कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए नोटिस देने का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 66 में है। इसके अलावा जो सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है या सिग्नेचर है या हैंड राइटिंग है या सील है इससे संदर्भित प्रावधान जो है सेक्शन 67 में दे दिए गए 67 कैपिटल ए में। वहीं पर 68 से लेकर के 72 तक के प्रावधान एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट यानी जो बिल है, सेल डीड है, मॉर्गेज डीड है, इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, जो डीड बनाई गई उनका बनाई गई वास्तव में या नहीं बनाई गई इसके प्रूफ के संदर्भ में वहां पर बात की गई और वहां पर जनरली ये कहा गया कि वहां पर क्या होगा, अटेस्टेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉ कहता है प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है तो वहां पर प्रमाणन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर वहां पर जनरली तो दो विटनेसेस की दो अटेस्टेशन की बात की गई लेकिन अगर एक भी अवेलेबल हो जाता है तो उस कंडीशन में हो जाएगा। वहीं पर जो लास्ट सेक्शन है 73 वो और 67 इसको ठीक दोनों को पढ़ेंगे तो वही हैंड राइटिंग, सिग्नेचर और जो सील है इसके संदर्भित जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके संदर्भ में उसकी ओरिजिनलिटी को कंपेयर करके चेक किया जाएगा। ऐसा प्रावधान सेक्शन 73 में दिया गया है। 73 कैपिटल ए जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर्स की बात करता है, उसके संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं वो आईटी एक्ट 2000 के द्वारा जोड़ा गया। अब हम उसके आगे चर्चा करेंगे 74 से लेकर 78। जब हम सेक्शन 74 रीड आउट करते हैं तो उसमें बताया गया कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की जो कैटेगरीज हैं ये दो कैटेगरीज वहां पर बैरेट में मेंशन की गई 74 सबसेक्शन 1, 74 सबसेक्शन 2। वहीं पर सेक्शन 75 जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बात करता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है, वो कहता है वहां पर प्रोविजन किया गया है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो सारे के सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट हैं। यानी दो चीजों को हमको समझना है, डॉक्यूमेंट्स या तो प्राइमरी होगा या तो सेकेंडरी होगा, वो हमने सेक्शन 61 में देखा। उसके बाद जो ये भी है ये टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करता है सेक्शन 74 और 75 कि या जो डॉक्यूमेंट्स होगा या तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होगा या वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होगा। टू टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दो प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिनका साक्ष्य में दिया जाना है, जिनसे संबंधित साक्ष्य को देना है। तो उसमें 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बताया गया, 2 सबसेक्शंस है। वहीं पर 75 में ये कहा गया जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो सारे के सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट हैं। तो एक को अगर हम ठीक प्रकार से समझ लें तो जनरली दूसरे को हम ठीक प्रकार से समझ लेंगे क्योंकि जो उसमें नहीं आएगा वो बाकी रेस्ट ऑफ द जो केसेस होंगे वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते क्या है। जनरली बैरेट की लैंग्वेज में ये कहा गया कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी सॉवरेन अथॉरिटी के पास रिकॉर्ड्स में है या सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया, उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ब्रिटिश पार्लियामेंट इत्यादि कई टर्म का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर हम सामान्य भाषा में इसको समझें, आसान भाषा में समझें तो इन 4 कैटेगरीज के आधार पर, इन 4 पॉइंट्स के आधार पर, इन 4 जो है सेंटेंसेस के आधार पर हम इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को ठीक से समझ सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है ऑथेंटिकेटेड बाय पब्लिक ऑफिसर। इट मींस दैट एनी डॉक्यूमेंट व्हिच इज
ऑथेंटिकेटेड बाय पब्लिक ऑफिसर, यानी किसी लोक अधिकारी के द्वारा अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट कर दिया गया है, प्राधिकृत कर दिया गया है कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को पब्लिक ऑफिसर ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय उस पर साइन अपना कर दिया और उस पर अपना स्टैंप लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रूफ हो गया कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी बात करें, वो जो ऑथेंटिकेशन करेगा पब्लिक ऑफिसर, वो किस लिए करेगा, किस पर्पस के लिए करेगा, सब्सिक्वेंटली मेड अवेलेबल फॉर द पब्लिक एट लार्ज, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम दोनों को बात करें तो जो मतदाता सूची होती है, वोटर लिस्ट होती है, वो बीएलओ तैयार करते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर तैयार करके उसको सबमिट करते हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, और इलेक्शन डिपार्टमेंट फिर फाइनली एनालाइज करके उस पर साइन और मोहर लगाकर उसको पब्लिक कर देता है, साइट्स पे अवेलेबल कर देता है, अवेलेबल फॉर पब्लिक एट लार्ज कर। तो जैसे ही वो उस बीएलओ के द्वारा की गई रिपोर्ट्स को, उस मतदाता सूची को जो भी उसमें संशोधन या जो भी किया गया है, संशोधन किया को एक्सेप्ट करते हुए उस पर साइन करेगा, मोहर करेगा और उसको पब्लिक डोमेन के लिए अवेलेबल कर देगा, वैसे ही वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर बीएलओ की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर है इलेक्शन डिपार्टमेंट का, वो उसको क्या करेगा, उस पर सील मोहर करके उसको पब्लिक कर देगा, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। वहीं पर अगली बात, स्टेटमेंट मेड बाय पब्लिक ऑफिशियल इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। अगर भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है, या किसी राज्य का मुख्यमंत्री वो आकर के कोई स्पीच देता है कि भाई हमारे यहाँ इतने रोजगार हो गए, सदन में उसने ये बात कही कि हमारे यहाँ इतने रोजगार हो गए, या किसी पब्लिक जो ऑफिसर है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई एसएचओ आया और उसने टीवी इंटरव्यू दिया और टीवी इंटरव्यू में ये कहा कि हमारे यहाँ पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्राइम रेट घटा है, तो उसका ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अगर उसको लिखा जाएगा, उसके बाद साइन करा दिया जाए उसका, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ऑडियो वीडियोग्राफी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा जैसा, तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी पब्लिक। तो ऐसे स्टेटमेंट अगर किसी ने दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट किसी पब्लिक ऑफिसर ने दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट दिया है और वो किसी पब्लिक ऑफिसर ने दिया है और वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में दिया है, मतलब वो उसकी कैपेसिटी में है जो वो बात कह रहा है, तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट होंगे, जो डॉक्यूमेंट पब्लिक नॉलेज में वृद्धि करने के लिए, पब्लिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए, लोगों की जानकारी को बढ़ाने के लिए इशू किए जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएंगे। जैसे भारत के कितने राज्य हैं, ऐसा डेटा आ जाए, सेंसस आ जाए, जनसंख्या कि भाई उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है, पुरुष साक्षरता दर लिटरेसी कितनी है। ठीक है, ऐसे इंडिया क्या वो आ जाए कि भाई पर कैपिटा इनकम कितनी है, बजट जारी किया जाता है, बजट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑफिशियल कैपेसिटी में वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर करता है, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और वो किस लिए जारी किया जा रहा है कि लोग उसको जाने। ठीक, आरटीआई के थ्रू अगर कोई आप जानकारी प्राप्त करते हैं तो क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगी? बिल्कुल आएगी। अवेलेबल फॉर द पब्लिक एट लार्ज, भाई कोई भी जाकर के जानकारी मांग सकता है कि भाई यहां पर एक्यूआई इंडेक्स कितना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या स्थिति है, यहां पर कोई फैक्ट्री लगी है तो उस फैक्ट्री को क्या परमिशन दी गई है, नहीं दी गई है। तो ये सारे जो है ये क्या है, ये इन्हीं 4 कैटेगरीज में समाहित हो जाएंगे, इन्हीं में कंक्लूड हो जाएंगे। तो ये 4 बातें आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता क्या है। इसके अलावा हम स्पेसिफिक प्रकार क्या होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को, उसको भी समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संशयात्मक होता है, विगस होता है कि भाई कौन सा डॉक्यूमेंट पब्लिक है या नहीं। पहली चीज हमको ये ध्यान रखना है कि पब्लिक ऑफिसर ने किसी को
ऑथेंटिकेट कर दिया है किसी डॉक्यूमेंट को तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, और उस पब्लिक डॉक्यूमेंट का यूज पब्लिक एट लार्ज के लिए अवेलेबल कर दिया जाता है पब्लिक एट लार्ज के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, भाई उसने साइन किया, मुहर किया, लेकिन पब्लिक एट लार्ज के लिए अगर वो अवेलेबल नहीं किया गया तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं। ये दोनों कंडीशंस वहां पे फुलफिल होनी चाहिए। ऑथेंटिकेशन किया और उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल के लिए उसने साइन मोहर करके वोटर लिस्ट को अपने पास रख लिया, पब्लिक डोमेन में नहीं डाला, तो इसका मतलब क्या है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। जैसे ही वो सब्सिक्वेंटली उसके बाद उसको क्या करेगा, अवेलेबल कर देगा लोगों के लिए, वैसे ही पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक। इसी प्रकार अगर हम दूसरा बात करें तो स्टेटमेंट अगर किसी पब्लिक ऑफिसर ने दिया है और उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के तहत दिया है, और ऐसा स्टेटमेंट देने का उसका पर्पस था पब्लिक नॉलेज, लोगों के नॉलेज में वृद्धि करना, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी अपने आप में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसको अगर हम इन दोनों को एक और इन दोनों को एक, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये दोनों मिला लें तो ये क्या हो जाएगा, ये एक डेफिनेशन बन जाएगी पब्लिक डॉक्यूमेंट कि भाई लोग दस्तावेज होते क्या। ठीक। इसी प्रकार अगर हम बात करें, क्या सोशल मीडिया पर कोई अगर स्टेटमेंट कोई बात हमने लिखी है, सॉरी किसी पब्लिक ऑफिसर ने कोई बात लिखी, ठीक है, तो क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो ये मैटर करेगा कि भाई वो जो अकाउंट है वो उस का इंडिविजुअल अकाउंट है या उसने जो है ऑफिशियल कैपेसिटी से बनाया है। जैसे पीएमओ का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक ऑफिशियल वो होता है, वहां से कोई ट्वीट आएगा तो इसका मतलब ये माना जाएगा या सीएमओ है, मतलब चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है, ठीक है, तो वहां से अगर कोई वो किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो स्क्रीनशॉट जो होगा वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन है कि भाई हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लोक दस्तावेज से तात्पर्य ऐसे दस्तावेजों से है जिसको किसी लोक अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, और ऐसा प्रमाणन, ऐसा ऑथेंटिकेशन, ऐसा प्राधिकरण वो लोगों पब्लिक एट लार्ज के लिए उपलब्ध भी कराता है, तो वह लोक दस्तावेज हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी में अगर कोई पब्लिक ऑफिसर कोई स्टेटमेंट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में दे रहा है, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई स्टेटमेंट दे रहा है और ऐसा स्टेटमेंट लोगों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए किया जा रहा है, तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो ये जनरल डेफिनेशन हो गई किसकी, पब्लिक डॉक्यूमेंट की। अब इसके कुछ स्पेसिफिक प्रकार हैं, इसको हम समझेंगे भाई कौन कौन से पब्लिक डॉक्यूमेंट है या नहीं है, क्योंकि वहां की जो डेफिनेशन हम देखेंगे सेक्शन 74 की, वो बड़ा ही अस्पष्ट है अपने आप में। उसका स्पष्टीकरण देने के लिए देखते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रकार क्या हो सकते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो अगर हम पहली बात करें 74 कैपिटल ए में कुछ दो पार्ट्स हैं, 74 सबसेक्शन 1 और 76 सबसेक्शन 2। तो 74 सबसेक्शन 1 में अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी, तो ऐसे दस्तावेज जो किसी सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं, किसी संप्रभु अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं। संप्रभु का मतलब क्या, ठीक है, संप्रभु का मतलब, सॉवरेन का मतलब पर्सन हैविंग अथॉरिटी, ठीक है, टू प्रिपेयर सच डॉक्यूमेंट्स एंड मेक इट रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो उस ऑफिसर को, उस व्यक्ति को क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, प्राधिकार होना चाहिए, और वो जो उसको रिकॉर्ड में ले रहा है वो भी उसका प्राधिकार होना चाहिए। अगर बनाने का अधिकार है, रिकॉर्ड्स में लेने का प्राधिकार नहीं है, तो भी वो क्या हो जाएगा, तो भी वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में पहले वाले पार्ट में नहीं आएगा। ठीक है। तो ऐसे दस्तावेज जिनको किसी सॉवरेन अथॉरिटी ने, किसी संप्रभु व्यक्ति ने, जिसको कैपेसिटी है, जिसको अथॉरिटी है, ठीक है, और उसने उसको बनाया और बनाने के बाद उसको अपने रिकॉर्ड में ले लिया, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पब्लिक रिकॉर्ड्स में आएंगे। इसको हम 3 एग्जांपल से समझ सकते हैं। पहला, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी में जो पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, और सेक्शन 164 के तहत जो मजिस्ट्रेट के द्वारा स्टेटमेंट या कन्फेशंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इस वाली कैटेगरी में सेक्शन 74 के सबसेक्शन 1 में क्या हो जाएंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मजिस्ट्रेट को या पुलिस को अथॉरिटी मिली हुई है, 161 पावर दे रही है पुलिस को और 164 दे रही है मजिस्ट्रेट को,
लॉ पावर दे रहा है, कह रहा है कि भाई आप रिकॉर्ड, आप स्टेटमेंट ले लो और आप स्टेटमेंट पे साइन वाइन करके उसको रिकॉर्ड में ले लो। तो पावर दी जा रही है, और पावर दी गई तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 एंड 164 आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। दूसरा पार्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जो बहुत मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशू है कि जो राजस्व के अभिलेख हैं, राजस्व अभिलेख भी क्या होंगे, वह भी किसी ने प्रिपेयर किए होंगे। हो सकता है चकबंदी लेखपाल ने प्रिपेयर किए होंगे, अगर चकबंदी हुई होगी। हो सकता है रेवेन्यू का जो लेखपाल हो उसने किया होगा। तो कोई भी करे, लेकिन वो क्या होगा, अगर उसको अथॉरिटी है ऐसा करने की, जैसे वो होता है ना कानून को जिसको बोलते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उसके लिए सही टर्म है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आरआई जिसको बोलते हैं। तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की निर्देशन में अगर लेखपाल ने तैयार किया है तो उसको कैपेसिटी है ऐसा करने की। अगर कैपेसिटी है तो इसका मतलब वो क्या है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में खसरा है, खतौनी है, प्रिपेयर होता है ना, और मैप प्रिपेयर होता है, किसी एरिया का मैप होता है जिसके हिसाब से वो किया जाता है। तो ऐसे जो भी, या वो वरासत उसके नाम से, किसी के नाम से करना, ठीक है, या सेल डिस्क्रिप्शन हुआ है तो सेल के आधार पर जो उसका नामांतरण करना, तो ये सारी जो काम है कौन करता है, रेवेन्यू ऑफिसर्स करता है। और रेवेन्यू ऑफिसर्स ऐसी बातें अपनी ऑफिशियल कैटेगरी के तहत करता है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी क्या है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी इस वाले पार्ट के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स फॉलोइंग एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी 74 सबसेक्शन 1 के तहत वो क्या है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में माने जाएंगे। और एक केस भी था के पेड्डा जानागैया वर्सेस मंडल रेवेन्यू ऑफिसर मोइनाबाद 1995 के केस में, 1995 के केस में ये कहा गया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे अगर जो ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है, उसको ऐसा करने की कैपेसिटी है, ऐसा करने का उसको अधिकार है, तो वह जो है उस कैटेगरी में, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि रिकॉर्ड्स ऑफ ए डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, जो विकास प्राधिकरण होते हैं, विकास प्राधिकरण जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं। उन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के द्वारा अगर कोई रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किया जा रहा है कि वो मकान किसके नाम आवंटित किया गया है, ठीक है, आवास विकास का, या वो आवास विकास की कॉलोनी में वो प्लॉट किसके नाम है, तो अगर उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो रिकॉर्ड्स भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएंगे। ऐसा एक केस था एसएल शर्मा वर्सेस डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, 2019 का केस था। 2019 के इस केस में यही कहा गया कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो होती हैं, उनके जो रिकॉर्ड्स होंगे वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा दूसरा क्या है, पब्लिश्ड अंडर द स्टैट्यूट। अगर किसी संविधि के तहत, किसी लॉ के तहत कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया है तो वो डॉक्यूमेंट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्पेशल एक्ट काम करते हैं, उन स्पेशल एक्ट के तहत किसी को आदेश करने की अगर पावर है, जैसे फॉर ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के 23 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और 213 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 123 अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213, वो क्या करते हैं, वो पावर देते हैं वहां पर राष्ट्रपति को और यहाँ पर राज्यपाल को, 213 के राज्यपाल को, क्या कि वो ऑर्डिनेंस कर सके, अध्यादेश जारी कर सके। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब होती है उनके पास, जब सेशन न चल रहा हो, ठीक है, सदन न चल रहा हो। तो वो जो अध्यादेश जारी करेंगे वो क्या है, वो संविधान के तहत वो कर रहे हैं, और संविधान के तहत अगर वो जो अध्यादेश जारी कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, वो क्या है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसी प्रकार स्टैट्यूट्स के तहत अगर किसी व्यक्ति को, किसी ऑफिसर को ये पावर दी गई है कि भाई आप ऐसा कर सकते हो, वैसे ही पब्लिश्ड अंडर एन इंस्टीट्यूट, तो एन ऑर्डर, डायरेक्शन और रूल्स मेड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 कि भाई तार किसके घर के ऊपर से निकलेंगे, पिलर कहां पे लगाया जाएगा, कहां पे नहीं लगाया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का पोल, ठीक है। इसके संदर्भ में अगर कोई डायरेक्शंस या ऑर्डर्स या
जो रूल्स है वो बनाया जा रहा है और जारी किया जा रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वह भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी जो है अलग स्पेशल लॉज हैं और वो कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे जो ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, ऑटोनोमस बॉडीज भी अपनी रूलिंग्स बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। भाई नगर पंचायत ने कोई अपना म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के तहत अपना कोई रूल बना दिया, म्यूनिसिपैलिटी ने बना दिया अपने वहां रूलिंग। किसी यूनिवर्सिटी में कुछ सिलेबस है, किसी यूनिवर्सिटी में कुछ सिलेबस है। इसका मतलब क्या कि भाई जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसको अथॉरिटी है, और वो अथॉरिटी किसके तहत है? वो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो होगा, वो यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट करने का जो एक्ट होगा, उस अधिनियम के तहत उनको पावर है कि भाई वो अपनी रूलिंग्स, अपना सिलेबस, ठीक है, अपना बना सकते हैं। तो वो जो सिलेबस वो बनाएंगे वो भी क्या हो जाएगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अर्थात लखनऊ विश्वविद्यालय का जो सिलेबस अगर उसकी साइट पर अवेलेबल है तो वो क्या है? वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अवेलेबल फॉर पब्लिक एट लार्ज, और सॉवरेन अथॉरिटी ने बनाया है, उसको पावर है, कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये पब्लिश्ड अंडर एनी इंस्टीट्यूट, तो वो भी ऑर्डर, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। वहीं 74 का सबसेक्शन 1 का ही पार्ट है ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट्स, जो न्यायालय के आदेश हैं, जिसको प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, और सिविल कोर्ट्स के आदेश वो भी। ठीक है, और इसके अलावा FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको लेकर के बहुत ज्यादा संशय रहता है, तो FIR इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, और कोर्ट्स, ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट्स वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये आप गए भाई हाई कोर्ट की साइट पे देखा और क्या आदेश दिया था इस मामले में। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का कोई केस है, साइटेशन है, SEC ऑनलाइन पे गए, या आप AIR के है, AIR में उस ईयर के AIR में देख लिया, ऑल इंडिया रिपोर्ट्स में देख लिया, तो वो अवेलेबल फॉर पब्लिक एट लार्ज है, और किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दिए, सॉवरेन अथॉरिटी ने दिए, अर्थात कोर्ट को पावर है ऐसा करने की, तो वो भी क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। FIR से रिलेटेड है या ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट से रिलेटेड, यानी ऑर्डर्स ऑफ सिविल कोर्ट से रिलेटेड एक केस था, रॉयल सुंदरम अलायंस वर्सेस डी गुरुशेखरन। रॉयल सुंदरम अलायंस वर्सेस डी गुरुशेखरन 2014 का केस है, 2014 का केस है, रॉयल सुंदरम अलायंस वर्सेस डी गुरुशेखरन। इसमें ये कहा गया कि FIR इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, और सिविल कोर्ट्स के जो आदेश हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। ये दोनों बातें इस वाले केस में कही गई थी। ठीक है, वहीं पर आगे अगर हम बात करें तो मैरिज रजिस्टर जो होता है, जिसमें शादियां, जो विवाह होते हैं, उन विवाह का पंजीकरण दर्ज किया जाता है, लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है, तो वह भी, और पंजीकरण सर्टिफिकेट जो इशू किया जाएगा किसी को, मैरिज रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाएगा, वह भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। ऐसा सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006 के सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के 2006 के मामले में ऐसा कहा गया कि मैरिज रजिस्टर भी क्या है? वो भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिक दस्तावेज की कैटेगरी में आएगा। ये भी हमारा सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 पे। वहीं पर आगे अगर हम बात करें तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट की तरह अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट रखा गया है, ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की तरह अगर कोई लोक दस्तावेज रखा गया है तो वह पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, वो क्या होगा? वो नहीं आएगा, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। पब्लिक डॉक्यूमेंट तो है वो, लेकिन उसका नेचर ऐसा है, उसको गुप्त रख के रखा गया है, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट की तरह रखा गया है, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे फॉर कोई खुफिया जांच अगर कोई करवाए, गवर्नमेंट कोई खुफिया इन्वेस्टिगेशन कराए और उस गुप्त इन्वेस्टिगेशन में और उस रिपोर्ट को वो आम न करे, जैसे कहते हैं ना कि स्विस बैंक में किनके खाते हैं, ये अकाउंट, ये जो है लिस्ट जो है गवर्नमेंट इश्यू नहीं कर रही है, तो वो क्या है? वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है जो उसके पास रखी है, हालांकि गवर्नमेंट ने कराई होगी। ठीक है, या कि बहुत विवाद इसको लेकर के भी होता है कि भाई सुभाष चंद्र बोस का जो नेताजी का जो था कि उनका जो मृत्यु से संबंधित रिपोर्ट है उसको गवर्नमेंट आम नहीं कर रही है, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है तब तक जब तक वो आम नहीं करेगी, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन वो किस स्थिति में रखा गया? स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, वो निजी दस्तावेज की स्थिति में है, इसलिए वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है,
तो ऑल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ये हम कह सकते हैं सारे लोक दस्तावेज नहीं है। अगर उनको पब्लिक एट लार्ज के लिए अवेलेबल नहीं कराया गया, पब्लिक नॉलेज इससे इंक्रीज नहीं हो रही है, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, चाहे वो भले ही पब्लिक डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, तो वो ये वाली बात तो यही कह रही है। वहीं पर सेक्शन 74 का सबसेक्शन 2 जो है, एक और बात वहीं पे कर लेते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, कि नेशनलाइज्ड बैंक जो है भारत की जो राष्ट्रीय प्राइवेट बैंकों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट बैंक्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। वहीं पर जो पब्लिक नेशनलाइज्ड बैंक है उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। अगर बैंक ऑफ इंडिया में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, कैनरा बैंक में या इलाहाबाद बैंक में किसी का अकाउंट है और कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएंगे। ऐसा इस केस में कहा भी गया, श्री केशव गुप्ता वर्सेस कोल इंडिया लिमिटेड 2010 का केस है, 2010 का केस है। इस केस में ये कहा गया रिकॉर्ड्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके जो अभिलेख हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक, वहीं पर अब हम बात करें सेक्शन 74 के सबसेक्शन 2 की, तो उसमें कहा गया, क्या कहा गया कि भाई कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है लेकिन वो पब्लिक ऑफिस में रजिस्टर्ड कराया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे तो सेक्शन 74 का सबसेक्शन 2 कह रहा है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड इन पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है, लोग कार्यालयों में या लोक ऑफिसेस में अगर कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कराया गया, उसका पंजीकरण कराया गया, तो वो भी क्या होगा, वह भी पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के लिए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है किसी कंपनी का, ठीक है, कंपनी एक्ट के तहत मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है किसी कंपनी का, वो जाकर के क्या करते हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं किसी पब्लिक ऑफिसर में, किसी जो कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसमें, या जो अथॉरिटीज होती हैं जहां पे जिनको अथॉरिटी है उसकी, वहां पर जाकर के हम उसको सौंपते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। ऐसा इस केस में कहा गया नरोत्तम दास वर्सेस मोहम्मद मसद हरानी, नरोत्तम दास वर्सेस मोहम्मद मसद हरानी 1991 का केस था। ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जजमेंट है, ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जजमेंट में नरोत्तम दास वर्सेस मोहम्मद मसद हरानी 1991 के केस में कहा गया कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है किसी कंपनी का, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। वहीं पर अगर हम लास्ट की बात करें तो सेक्शन 74 का सबसेक्शन 2 कहता है कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है, वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट मतलब कि अगर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने, जो अथॉराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसने कोई रिपोर्ट बनाई, मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट बनाई, ठीक है, तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट क्या होगी, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा ना सीआरपीसी में मेडिकल रिपोर्ट की बात आती है, ठीक है। अब बात आती है क्या पोस्टमार्टम पब्लिक डॉक्यूमेंट है या प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि उसका उपयोग किया जा रहा है, पब्लिक एट लार्ज उसको देख सकता है, कोई भी देख सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर देखता है या उसके आधार पर ही इन्वेस्टिगेशन को वो आगे बढ़ाता है, उसमें हेल्प करती है, ठीक है। तो पोस्टमार्टम मेडिकल लीगल रिपोर्ट का मतलब दिलीप कुमार इलियास वर्सेस पिंकी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली 1995 के केस में ये कहा गया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट है, वो सारी मेडिकल लीगल रिपोर्ट, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये कैपेसिटी है, ये अथॉरिटी है, ठीक है, वो अथॉराइज्ड है, तो उस स्थिति में उसकी रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगी। तो ये कुछ स्पेसिफिक पार्ट हो गए पब्लिक डॉक्यूमेंट की। अब अगर हम बात करें कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो जनरली वहां पर सेक्शन 75 में कहा गया कि जो इसमें नहीं आएगा पब्लिक डॉक्यूमेंट में, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं। पहला 2 क्राइटेरिया की बात हम यहाँ पे करेंगे। पहला 75 में प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को समझने के लिए 2 क्राइटेरिया की हम बात यहाँ पे करेंगे। प्रिपेयर्ड बिटवीन पर्सन्स, लोक ऑफिसर की बात नहीं आ रही, पब्लिक ऑफिसर्स की बात नहीं आ रही यहाँ पे किसके द्वारा वो प्रिपेयर किया गया है, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्तियों के द्वारा प्रिपेयर किया गया है।
और व्यक्तियों ने ऐसा प्रिपेयर किसी डॉक्यूमेंट को क्यों किया है, किसी दस्तावेज का निर्माण क्यों किया है? इस दस्तावेज का निर्माण यूजुअल बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए या यूजुअल बिजनेस कम्युनिकेशंस के लिए किया है। ठीक है, यूजुअल बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए किया है या यूजुअल बिजनेस कम्युनिकेशंस के लिए किया है। किसी कंपनी ने अगर आपको मैसेज भेजा, मेल भेजा कि भाई आप हमारे यहाँ ये ले सकते हैं, ये सुविधाएं अवेलेबल है, इतने कम रेट पे अवेलेबल है, तो क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है? क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है? किसी बिजनेस कंपनी ने, ठीक है, कोई प्राइवेट फर्म है, कोई भी बिजनेस कर रहा है और उसने कहा कि मेरे यहाँ इतने पे अवेलेबल छूट डिस्काउंट चल रहा है, भेज दिया आपको मेल, तो क्या वो जो मेल है क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में है? नहीं है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसने ऑफिशियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस के संदर्भ में वो बात कही या ऑफिशियल बिजनेस कम्युनिकेशन के तहत। अब एक एचओडी ने किसी जो है टीचर को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने किसी टीचर को कोई नोटिस दी, तो क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा? नहीं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि और कोई नहीं देख सकता उसको, केवल उसी के लिए किया गया और प्राइवेट कैपेसिटी में किया गया। अगर प्राइवेट कैपेसिटी में किया गया है तो कहने का मतलब यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर वो पब्लिक ऑफिसर की हैसियत से कर रहा है छोटी तो आ जाएगा, लेकिन अगर वो प्राइवेट इंडिविजुअल की हैसियत से कर रहा है, पर्सनली ऐसे ही इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर एक दूसरे से लोग कम्युनिकेशन करते हैं वो यूजुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन के रूप में करें या ऐसे ही कम्युनिकेशन करें, तो वो जो है प्राइवेट डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा, ना कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में। वहीं पर दूसरा क्या रहा, केप्ट इन द कस्टडी ऑफ प्राइवेट पर्संस, जो प्राइवेट लोगों के, निजी व्यक्तियों के कस्टडी में, अभिरक्षा में रखे गए हैं। ठीक है, और नॉट मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक एट लार्ज, और वो लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, लोगों के लिए उनको उपलब्ध नहीं बनाया गया है और वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास रखे गए हैं, तो वह भी क्या होगा, वह भी पब्लिक डॉक्यूमेंट ना होकर कि वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, भाई हमने अपना नोट्स बनाया और हमने अपना नोट्स क्या किया, अपने पास रखा है, वो अपने उपयोग के लिए रखा है, तो क्या वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा? प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। वहीं पर अब किसी पब्लिशर्स ने वो नोट्स बना करके मार्केट में बेच दिया, अब वो डॉक्यूमेंट ला करके हम अपने पास रखें, ठीक है, तो क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा या प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा? पब्लिक, भाई सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर वो किसी पब्लिक ऑफिसर ने बनाया है, ठीक है, यहां पर देखो हमने पब्लिक ऑफिसर की बात की थी, ठीक है, पब्लिक ऑफिसर ने बनाया है तो आएगा पब्लिक डॉक्यूमेंट में, लेकिन अगर किसी पब्लिक ऑफिसर ने, किसी इंडिविजुअल ने बनाया है, भले ही उसको सर्कुलेट करा दिया हो, तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होगा। समझ में आया नहीं आया कि अगर हमने कोई नोट्स बनाया वो हम अपने पास रखे तब तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है ही है, हमने अपना नोट्स बनाया वो सर्कुलेट कर दिया, बांट दिया, तब भी वो प्राइवेट ही रहेगा, क्योंकि हमने बनाया है, हमारी कोई पब्लिक हैसियत, पब्लिक अथॉरिटी नहीं है उसको बनाने की। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कोई नोट बनाया है और लखनऊ विश्वविद्यालय की साइट पर या किसी विश्वविद्यालय की साइट पर वो पढ़ा है, क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है? पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, पब्लिक ऑफिसर बनाया, तो यही बात हमने कहा ना, पब्लिक ऑफिसर और पब्लिक एट लार्ज के लिए बनाया, ठीक है, प्राइवेट बना रहा है पब्लिक एट लार्ज के लिए, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। दोनों में थोड़ा सा अंतर समझने का प्रयास करना। अब इसकी अगर हम डिफरेंस की बात करें, पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट में अंतर क्या होता है, तो 5-6 पॉइंट हैं जिनके आधार पर हम अंतर कर सकते हैं, और यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट में अंतर की अगर हम बात करें तो किस आधार पर डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला अंतर तो यही, इस आधार पर हम कर सकते हैं प्रिपेयर किसने किया है, पहला अंतर हम इस आधार पर कर सकते हैं प्रिपेयर्ड बाय पब्लिक ऑफिसर, प्रिपेयर्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, पहला अंतर ये हो गया। दूसरे अंतर की अगर हम बात करें कि भाई प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है, वो नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक एट लार्ज भी हो सकता है और हो भी सकता है, लेकिन जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा वो पब्लिक एट लार्ज के लिए अवेलेबल होगा ही होगा, और अगर पब्लिक एट लार्ज के लिए वो अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। तो पहला प्रिपेयर किया पब्लिक ऑफिसर ने, प्राइवेट इंडिविजुअल ने, तो वो अंतर हो गया। दूसरा, वो अवेलेबल किसके लिए है, अवेलेबल फॉर पब्लिक एट लार्ज,
तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर किसी प्राइवेट ने बनाया है वो पब्लिक, प्राइवेट जो डॉक्यूमेंट होगा वो अवेलेबल एट पब्लिक लार्ज भी हो सकता है और प्राइवेट इंडिविजुअल के उपयोग के लिए हो सकता है, तो ये दोनों प्रकार की चीजें हो सकती है। अब तीसरा अगर हम अंतर की बात करें, तीसरा इसके आधार पर कर सकते हैं। अब एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी कॉपी क्या हो जाती है, सेकेंडरी एविडेंस जो है सेकेंडरी कॉपी ग्राह्य हो जाती है, एडमिसिबल हो जाती है। वहीं पर प्राइवेट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो सेकेंडरी कॉपी है वो जनरली ग्राह्य नहीं होती है, एडमिसिबल नहीं होती है। ऐसी यूं कह लें कि जो जेन्युइननेस है वो असलियत है, रियलिटी की बात करें, असलियत की बात करें तो पब्लिक डॉक्यूमेंट की असलियत ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा हाई लेवल की होती है। वहीं पर जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी असलियत जो है बहुत लो लेवल की होती है, उतनी ज्यादा उसकी ऑथेंटिसिटी या प्रामाणिकता नहीं होती है जितनी सर्टिफिकेशन जितना पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का होता है। ठीक, इसके अलावा और अगर हम बात करें कि पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी, जैसे हमने बताया ना, सर्टिफाइड कॉपी ग्राह्य हो जाती है और उसकी सर्टिफाइड कॉपी ग्राह्य नहीं होती है। तो ये कुछ अंतर है जिनके आधार पर हम, अगर हमने ठीक से समझ लिया है पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को, तो हम इसका अंतर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसको भी हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। वो ये कि पब्लिक डॉक्यूमेंट के संदर्भ में है कि ए प्राइवेट रिकॉर्ड्स टर्न्स इनटू प्राइवेट रिकॉर्ड्स व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व एट लार्ज एंड प्रिपेयर्ड बाय पब्लिक ऑफिसर। तो अगर कोई, जैसा हमने यहां पे बात की थी कि पब्लिक रिकॉर्ड है वो प्राइवेट रिकॉर्ड में परिवर्तित हो जाता है, कि वो लोगों के लिए अवेलेबल नहीं किया जाता है जब लोकहित इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है लोकहित इन्वॉल्व हो जाता है और लोकहित इन्वॉल्व होने के कारण कहीं पर कोई बलवा दंगा या उस प्रकार की शांति व्यवस्था भंग ना हो जाए, तो अगर उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट भी है उसको जनता हित पब्लिक इंटरेस्ट के लिए प्राइवेट रिकॉर्ड्स में रख लिया जाता है, तो वो भी क्या होगा, पब्लिक रिकॉर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। वहीं पर जो पंचनामा है, पंचनामा जो इंक्विस्ट रिपोर्ट होती है सेक्शन 174 सीआरपीसी के तहत, वह भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगी, भले ही उसको कौन करे, प्रिपेयर करे, पुलिस ऑफिसर प्रिपेयर करे। ऐसा हरदयाल वर्सेस आराम सिंह 2003 के केस में कहा गया। हरदयाल सिंह वर्सेस आराम सिंह 2003 के केस में कहा गया कि पंचनामा इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, पंचनामा जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या है और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या है, ठीक से समझ में आ गया होगा और डिफरेंस इसके आधार पे आप लोग कर लीजिएगा। अब अगली जो महत्वपूर्ण आती है सेक्शन आती है 76 आती है। सेक्शन 76 जो है एविडेंस एक्ट की सेक्शन 76 कहती है कि भाई जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेकेंडरी कॉपी की ग्राह्यता के विषय में बात करती है कि जैसा हमने बात की जबरदस्ती के समय कि सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की, सर्टिफाइड कॉपीज जो प्रमाणित प्रतियां हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट की, लोक दस्तावेजों की, उनको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एज एविडेंस दिया जा सकता है। क्योंकि, और ऐसा नियम क्यों बनाया गया है, क्योंकि जनरली पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी होती हैं, कुछ प्रतियां हैं कि अगर वो लॉस हो जाएंगी, वो खो जाएंगी, तो हो सकता है पब्लिक आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए हो सकता है वो उपलब्ध ना हो सके, इसलिए क्या किया गया। और इसके अलावा अगर हम कोर्ट केसेस की बात करें तो वो कोर्ट केसेस बहुत लंबे तक समय तक चलते रहते हैं, तो अब वो कोर्ट केस डिसाइड होने में, उसको पब्लिक रिकॉर्ड्स का पार्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं, इनके लिए क्या किया गया है कि उनको जो है इनकी सर्टिफाइड कॉपीज को पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की अलाउ कर दिया गया 76 के तहत। अब सर्टिफाइड कॉपीज को जो उसमें 76 में बात की गई है वो की गई है अलाउ किया जा सकता है, लेकिन उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण बताई गई है कि भाई अगर सर्टिफाइड कॉपी जो देगा ऑफिसर, ठीक है, तो अगर वो पब्लिक एट लार्ज के लिए अवेलेबल है तो वहां पर वो उसकी प्रति भी मांग सकता है, ठीक है, प्रति भी मांग सकता है। सर्टिफाइड कॉपीज की जो उसकी जो प्रति है वो प्रति भी मांगने का हकदार है। जब हम 76 की बात करेंगे तो 76 में कहा गया है कि जो तरीका है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने का, वो तरीका क्या है। तो जनरली क्या तरीका है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी वो
जीरोक्स जो कॉपी हो गया उस पर थंब मोहर लगाएगा और उस पर वो साइन करेगा, साइन करके दे देगा। लेकिन इसके साथ एक और रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट वो ये है कि उसके साथ एक मेमोरेंडम भी वो जोड़ेगा और उस मेमोरेंडम में, उस पेज में वो क्या क्या उल्लेख करेगा, उसमें ये लिखेगा कि ये ट्रू कॉपी है, ये वास्तविक कॉपी है, ये सही कॉपी है, ट्रू कॉपी है उसकी, ठीक है, उसी का पार्ट है, ठीक है, इसका जो ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसी की एक कॉपी है। उसमें वो क्या करेगा, डेट का डालेगा उस मेमोरेंडम में, जो उसके साथ अफिक्स करेगा, उस मेमोरेंडम में डेट डालेगा क्या भाई, इस दिन हमने इशू की है इसको, मैं कौन हूं, इशू करने वाले का नाम होगा, उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी उसमें मेंशन की जाएगी कि भाई मैं कौन हूं, ठीक है, और मेरी अथॉरिटी क्या है जो मैं इसको इशू कर रहा हूं, ठीक। इसके अलावा उसमें वो क्या करेगा, अपने ऑफिस की मोहर लगाएगा उस मेमोरेंडम में भी, और इसके अलावा वो अपनी साइन करने के बाद अपना साइन डालेगा। मतलब ये कुछ डिटेल्स होती हैं जो सर्टिफाइड कॉपी के, पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज के साथ देनी होती हैं, लगानी होती हैं, तभी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में ग्राह्य होगा, एडमिसिबल होगा पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी। अब एक बात और आती है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी है, कि अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट को देखने का अधिकार नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक एट लार्ज के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में उसकी प्रति भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। 76 के तहत उस स्थिति में उसकी प्रति, पब्लिक डॉक्यूमेंट की वो सर्टिफाइड कॉपी जो है वो प्राप्त नहीं की जा सकती। कब? जबकि वो पब्लिक एट लार्ज के लिए अवेलेबल नहीं है। कई केसेस में इस प्रकार की बात कही गई। एक केस था सूरज नारायण वर्सेस सेठ झब्बूलाल एंड अदर्स, ठीक है, और एक था राशीपुरम यूनियन मोटर सर्विस वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1956। तो ये दो केसेस थे, एक सूरज नारायण वर्सेस झब्बूलाल एंड अदर्स का, दूसरा राशीपुरम यूनियन मोटर सर्विसेज वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इन दोनों केसेस में कहा गया इफ अ पर्सन हैज नो राइट टू इंस्पेक्ट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट कैन नॉट आस्क, ही कैन नॉट आस्क फॉर कॉपी ऑफ दैट रिकॉर्ड, ठीक है। तो अगर उसको इंस्पेक्ट करने का, पब्लिक डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का अधिकार नहीं है, तो उसकी प्रमाणित प्रति भी प्राप्त नहीं कर सकता है सेक्शन 76 के तहत, ठीक है। तो सामान्य सी बात, ये 76 में ये बातें कही गई कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की अगर सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करनी है तो ये उसके साथ एक मेमोरेंडम होगा और उसकी कॉपी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अगर इंस्पेक्ट करने का अधिकार नहीं है तो वहां पर कॉपी उसकी प्राप्त नहीं की जा सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें सेक्शन 77 की, तो सेक्शन 77 कहता है कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। तो 76 के तहत जो हमने कॉपीज प्राप्त की हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की, जो 74 में बताए गए, 74 में जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, उनकी जो प्रमाणित प्रतियां हमने 76 के तहत प्राप्त की हैं, उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, उनके माध्यम से प्रूफ दिया जा सकता है, सबूत दिया जा सकता है। 77 इसके बारे में बात करती है, इसके बारे में ग्राह्यता के विषय में बात कहती है कि भाई अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को प्रूव किया जाना है तो जो 76 के तहत सर्टिफाइड कॉपीज दी गई हैं, 76 के तहत उन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की, उसके माध्यम से, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को हम प्रूफ कर सकते हैं। अब ये बात 77 में, सेक्शन 77 में कही गई। अब सेक्शन 77 में एक केस था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राम सिंह, 1999 का केस है, 1999। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राम सिंह के केस में एक बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट का केस था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज नॉट the law that the certified copies of a registered agreement for a sale is inadmissible in court। कहा गया कि अगर सर्टिफाइड कॉपी वो किसी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की सेल सर्टिफाइड कॉपीज हैं तो ये उनको वो अग्राह्य नहीं है, वो भी ग्राह्य है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राम सिंह के केस में इस प्रकार की बात कही गई थी 1999। मतलब क्या कि अगर कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किसी ने कराया है, ठीक है, तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की सर्टिफाइड कॉपी भी 76 के तहत, ठीक है, जो प्राप्त की गई है वो 77 के अंतर्गत ग्राह्य हो जाएगी, वो इनएडमिसिबल नहीं होती है, किसकी, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की, ठीक है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राम सिंह सुप्रीम कोर्ट का केस है, 1999 का, 1999 का केस है। अब अगर हम 78 की बात करें, 78 बात करता है प्रूफ ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स,
कुछ अन्य दस्तावेज हैं उनके प्रूफ की बात की गई है। इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे सेक्शन 78 में जो अदर डॉक्यूमेंट्स टर्म का प्रयोग किया गया है, उस अदर डॉक्यूमेंट्स को अगर हम देखें तो एक्ट, ऑर्डर, जो अभी हमने बात की थी ऑर्डिनेंस वगैरह की, एक्ट, ऑर्डर, ठीक है, प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर, और आज के समय में तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी ऑनलाइन हो गई है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो यूट्यूब पे आप जो उसकी प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं उसकी वीडियो, ठीक है, या जो लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स है वो कोई ऑर्डर है, कोई ऑर्डिनेंस है, वो जारी किया गया, उसको जो प्रूफ करने की बात की गई है वो सेक्शन 78 में की गई है, और वो भी क्या है, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। 78 में भी जो प्रूफ करने की बात की गई है वो किसके थ्रू, सर्टिफाइड कॉपीज के थ्रू, ठीक है, सर्टिफाइड कॉपीज के थ्रू 78 में अदर डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने की बात की गई है, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आएगा। यानी वो यहाँ पर जो अदर डॉक्यूमेंट्स जिसमें हमने बताया जनरल्स है, कोई जनरल पब्लिश कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स हो गई, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें म्युनिसिपल बॉडी की जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, म्युनिसिपैलिटी की जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है, पार्लियामेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोई एक्ट और ऑर्डिनेंस ये सब जारी किया, इसके अलावा कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है किसी भी प्रकार का है, वो फॉरेन कंट्री का है, ठीक है, तो वो बाई ओरिजिनल किया जा सकता है या बाई कॉपी ऑफ सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा किया जा सकता है, वो दोनों प्रकार से किए जा सकते हैं, ऐसा 78 में कहा गया है। तो सेक्शन 78 वो अदर डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक नेचर के हैं उनको प्रूफ करने के लिए कहता है कि ओरिजिनल रूप में भी किए जा सकते हैं और उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी की जा सकती है। 74 में जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बताया गया उनकी सर्टिफाइड कॉपी कैसे प्राप्त होगी, 76 में बताया गया सर्टिफाइड कॉपी कैसे प्राप्त होगी। अब वो सर्टिफाइड कॉपीज के द्वारा प्रूफ कैसे किया जाएगा, ये 77 बता दिया गया। अब जिनका जिक्र नहीं आया है वहां पर उनके संदर्भ में अदर डॉक्यूमेंट्स की बात 78 में कर दी गई कि जो रेस्ट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ओरिजिनली या उनकी सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा सेक्शन 78 के द्वारा उसको पब्लिश किया जा, उसको प्रूफ किया जा सकता है, ऐसी बात सेक्शन 78 में की गई है। इस प्रकार से सेक्शन 74 से लेकर के 78 तक का जो सेकेंड पार्ट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का वो भी पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिजम्पशंस की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के प्रिजम्पशंस की बात करेंगे।